हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस हिस्ट्री की सीरीज़ में जिसमें हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला सीरीज़ कर रहे हैं। और इसी सेगमेंट्स में हम हिस्ट्री वाले में मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक 5 वीडियो पब्लिश हो गया है, ये 6 नंबर का वीडियो है जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कांग्रेस का जो बनारस और कोलकाता और सूरत जो अधिवेशन हुआ था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है उसमें से एक ये भी है कि यहाँ से फिर जो कांग्रेस का होता है या जो इंडियन पॉलिटिक्स का होता है दैट टाइम मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, जो डायरेक्शन है यहाँ पे अभी सूरत में स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस का। ठीक है, उसके पहले क्या होता है कि जो उदारवादी हैं, ठीक है, उनका प्रभुत्व होता है। बट इसके सूरत अधिवेशन के बाद में क्या होता है कि उदारवादियों का प्रभाव में कमी आने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विद कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे और तेज़ी से करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए तथा सुधारक के सह संपादक, कौन सुधारक की पत्रिका होगी, के सह संपादक 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, इन एज ऑफ 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किया गया है। मतलब ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बात की जा रही है, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बात की जा रही है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात की जा रही है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम गोखले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इतना काफ़ी है जो ऊपर दिया हुआ है, बट देख लेते हैं कि इनका गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध कहाँ से है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। ठीक है, और ये जो थे 1884 में बीएस पास करने के बाद वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, 20 वर्ष तक इन सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के प्रमुख अध्यापक, फर्गुसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में, फिर प्रिंसिपल के रूप में। कहाँ पे? फर्गुसन कॉलेज जो कि पूना में सिचुएटेड था। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति पे भाग लिया। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1889 ईस्वी में इलाहाबाद जो कांग्रेस हुआ था। आप मुझे ये बताना कि इलाहाबाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे, और ये काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं आपको पता तो आप गूगल कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जियोग्राफी की सीरीज़ है वो भी पैरेलल चल रही है, उसके भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। सो अगर आपको जियोग्राफी में प्रॉब्लम है तो आप उसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ में मैप डायग्राम सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का, तो उसको भी जाके आप देखिए। और 1897 में उन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के लिए कहा गया। किस किस को? दिनसा वाचा एक है, ठीक है, और दूसरा कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग, वेल्वी कमीशन बना था। ठीक है, तो वो इंडियन इनकम के लिए बना हुआ था, तो उसके समक्ष इनको साक्ष्य देना था। किसको? दिनसा वाचा को और गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनैतिक दर्शन की वह सच्चे उदारवादी थे। ठीक है, और ये इतना कुछ खास है नहीं इसके आगे, तो बस ये, और इन्हीं सब वजहों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। मीन्स अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे या राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो वो था 1905 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? बनारस में ना। ठीक है, 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष वही गोपाल कृष्ण गोखले। देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर में ना, ऊपर आईएएस में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ना, ये बीपीएससी में पूछा गया है। अब बात आती है दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानने की ना,
तो देखो, एक तो ये हो गया ना कि ठीक है, ये एक अधिवेशन होता है कहाँ पे, बनारस में, ये कोलकाता में हो जाता है। ऐसी एक लाइन खींच लो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे अध्यक्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1906 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी के लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण क्या थे, राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य मीन्स एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि दिखाते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। फर्स्ट टाइम कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये कब हुआ था? 1906 में। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें हाईलाइट करूं कि आपको कौन सा चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तो पहली बार, ठीक है, ये स्वराज की 1906 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, स्वयं की सरकार बनाना, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर है इन्होंने दिया नहीं है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि 1905 में जो स्वराज का प्रस्ताव है ना, वो पारित नहीं होता है, ठीक है, उस प्रस्ताव होता है, मतलब चर्चा होती है। ये 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन है उसमें क्या होता है, ये पारित होता है। और इसके साथ में 2-3 सब्जेक्ट्स और होते हैं, जैसे स्वदेशी, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, स्वदेशी और स्वदेशी के साथ में बहिष्कार करके ना, ठीक है। तो 4 प्रस्ताव पास होते हैं। स्वदेशी सेकेंड नंबर, बहिष्कार थर्ड नंबर, नेशनल एजुकेशन संबंधी प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और प्लस 4th स्वराज। ये कब होता है? ये 1906 में होता है। कहाँ पे? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो इतनी कुछ खास बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, 1906 की कांग्रेस के अधिवेशन में। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी। फिर से यहाँ पे एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, 96 कोलकाता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं, 4 मुद्दों के प्रस्ताव पास होते हैं, ठीक है, एजुकेशन, स्वदेशी, बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार, ठीक है, और इसके बाद स्वराज। तो इतना सा है, बस आपको इतना सा ही याद रखना है, ठीक है। आप इसके एक ब्रीफ नोट्स भी बना सकते हैं, इससे होगा कि लास्ट टाइम पे रैपिड तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे ना। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये तो हो ही गया था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द अभिव्यक्त किया गया? देखो, यूपी पीसीएस में पूछा गया 1906 में, ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। तो एक अच्छी बात ये है ना कि जब आप इस घटना चक्र के थ्रू आते हो तो आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि आप एक हल्का सा फैक्ट तैयार करते हो और आप बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम क्लियर करने में कैपेबल हो जाते हो। और स्टेट, केवल स्टेट का ही नहीं, चाहे वो यूपीएससी का हो या और अनदर वनडे एग्ज़ाम का हो, ठीक है, तो वो आपकी रेंज में आ जाता है। अब यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो सारा वही ऊपर जो बताया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज, देखो, स्वराज यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं जिनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जो स्वराज शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? तिलक ने। लेकिन जो स्वराज प्रस्ताव है वो पास कब हुआ था? 1906 में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ना।
उन्होंने पास करवाया था ना। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो तिलक के बारे में कुछ बातें हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्प में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग की स्थापना की। देखो अब यहाँ पे 3 बातें आ रही हैं। जो दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम ये ऐसा कोई शब्द होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, ऐसा कुछ शब्द होता है उसकी बात की थी। लेकिन यहाँ पे दयानंद सरस्वती है नहीं, तो जो तिलक होते हैं वो क्या कहते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो यूज़ हो जाता है। थर्ड क्या होता है, जो स्वराज अगर प्रस्ताव की बात करे ना, अगर वो स्वराज प्रस्ताव की बात करता है तो दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं। ये 3 फैक्ट्स को डिफ्रेंशिएट, मतलब कहीं पे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि लास्ट में ये चीज़ें क्या होती है, कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। और इनके बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपको नोट डाउन करके रखनी है कि दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से क्या कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से, कौन सा दल, उदारवादी दल मीन्स लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। कहाँ से, फिन्सबरी से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी कब, 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे। कितनी बार, 3 बार। कब कब, 1886, 1893 एंड 1906 में किसके, कांग्रेस के सदस्य रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। ये किसने कहा था, CY चिंतामणि ने। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कोई ही देवत्व है तो वह दादा भाई में है। किसने कहा था, गोखले ने। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो पॉलिटिकल गुरु किसके हैं, महात्मा गांधी के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ जिनका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो एक शॉर्ट सा। ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये ग्रैंड ओल्ड मैन के बारे में ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो 1892 में क्या होता है, फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, और वो 1886, 93, 1906 में अध्यक्ष रहे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, जो CY चिंतामणि क्या बोलते हैं उनके बारे में कि ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान निस्वार्थ लोग, ठीक है, परंतु और दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरा गोखले क्या बोलते हैं, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। बस इतनी चीज़ें आपको लास्ट में रिकॉल करनी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और इससे इनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। अब देखना, अब दिखाता हूँ। उत्तराखंड UDA LDA में प्री में पूछा गया है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसका जवाब क्या होगा, बोलो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ना। अब देखते जाना, अभी इन्हीं से आप कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना। आपको लगता है एग्जाम में कि पेपर टफ होता है, पेपर टफ नहीं होता। पेपर टफ इसलिए लगता है कि आपने उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करी नहीं है। ठीक है, इन साइंटिफिक वे में। इनमें से किससे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखो ये UP RO का क्वेश्चन है, वो उत्तराखंड का था। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, ये हाईलाइट करो। ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जिस चीज़ को हाईलाइट करना वो सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ठीक है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। नहीं, अभी मैंने बताया था लिबरल पार्टी के ना। तो देखो उस फैक्ट्स के बेस पे आप यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका जो सही आंसर है वो D। इसके अलावा ये जो तीनों फैक्ट्स हैं, अब इनको आप नोट डाउन कर लो ना, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। एक जगह आपने किया, जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया। किसके, गुजराती के प्रोफेसर। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक है, ये 3 फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट फिर से हो जाते हैं। और 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में वो लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने जाते हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया था। तो बस
दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके तैयार हो गए। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर में पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। अब देखो उससे रिलेटेड यूपी पीसीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। अब अभी जब मैं ज्योग्राफी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन 1990 में पूछा गया है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्वेश्चन पहले का है तो अभी उसको हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य पूछ रहा है। तो आप पहले सही वाला हटा दो। वह पहले भारतीय थे जो एलिफ हिंस्टन कॉलेज बम्बई में मैथ एवं फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त होते। ठीक है, ये बात सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्स का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी बात सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी बात सही है। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और वो कब कब किया था? वो किया था 1886, ठीक है, 1893, फिर से एक बार देख लो, 1886, 1893 और 1906 में। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले वो भी एक जगह नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में मैथ एवं फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक है, 1892 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्स का एक सदस्य निर्वाचित किया गया उनको। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का स्टार्ट किया था और 3 बार वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर बातें वही हैं जो अभी ऊपर मैंने बताई हैं। और इन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 में, कब? 1851 में। ठीक है, बिफोर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके पहले। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ठीक है, और वो कहाँ से चुने गए थे? फिन्सबरी से, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ से? फिन्सबरी से। ठीक है, अपने लंदन प्रवास 1855 से 59 के बीच में, 69 के बीच में दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारतीय की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की। देखो आपको ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और जो कि एग्ज़ाम में तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा? लंदन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इनका डेट भी आपको याद रखना है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कब था? 1866 में। 65 में लंदन इंडियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और 66 में क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये है सूरत में। ये कब होता है? 1907 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी बोस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस का 23 नंबर का था ना वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में क्या हुआ? विभाजन हो गया। जो उग्रवादी हैं लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, जो उग्रवादी हैं वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। ठीक है, वहीं उदारवादी किसको? रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। ठीक है, सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। कब? 1907 में। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? 1907 में। ये पूछा गया यूपी पीसीएस में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आरपी घोष थे। ये यूपी पीसीएस, यूपी एलडीए। ठीक है, दिख रहे हो? एक ही फैक्ट है, वो कितनी बार पूछा जा रहा है ना? तो इससे एक मोटिवेशन तो आपको मिलना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा सा तैयार करने के बाद यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन हॉल।
सो नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को एक्सेप्ट किया करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पे कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? ठीक है, बाइकआउट का था, स्वदेशी का था, बंगाल विभाजन रद्द करना, राष्ट्रीय शिक्षा, तो इसमें से ये नहीं था। और इसके अलावा ये तीनों थे ना, कौन कौन से? राष्ट्रीय शिक्षा था, बहिष्कार था और स्वदेशी था, बट ये नहीं था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ये तो 1911 में हो जाता है ना, जब लॉर्ड हॉर्डिंग क्या होते हैं? वायसरॉय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन की जो स्ट्रैटेजी है उसके आधार पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव उनके क्या थे, उसके आधार पे, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उसके आधार पे। तो इसका सही जवाब है डी। मतलब जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया होती है वो इन सारे मुद्दों को लेकर होती है। ठीक है, तो ये सारे इशूज़ रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? विभाजन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कुछ वैसा खास है नहीं, तो नेक्स्ट क्या है कि कथन 1, 2, 3 सही विकल्प चुनना। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों नरमपंथी विभाजित हो गई थी। ठीक है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथियों का विलय हो गया। और इस, ठीक है, हाँ, तो इसके बाद का क्या है? इसके बाद का ये कट गया है तो पता नहीं चल रहा है। तो ये दोनों तो सही है ना, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा। तो 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ये फर्स्ट पॉइंट था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी नरमपंथी गुट, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन था, तो ये भी सही था। 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है क्या? अच्छा, लखनऊ में हुआ था। नरमपंथी एवं चरमपंथी एक हो गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। देखो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्रक्स निकल के आता है, देखो आप, 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है। 1916 में जो समिट होता है कांग्रेस का, वो कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? कांग्रेस स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा? समझौता हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जो कांग्रेस है प्लस मुस्लिम लीग, वो भी यूनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। जो मुस्लिम लीग है वो जो यूनाइट होती है, किसके एफर्ट से होती है? तिलक प्लस जिन्ना। ठीक है, जबकि जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल है वो यूनाइट होता है किसके एफर्ट से? तिलक प्लस सरोजनी नायडू। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? 1907 में। ये तो अब कितना बार ये बातें होंगी हमारे बीच में ना, तो अब ये सब क्वेश्चन तो आपको बच्चों जैसे लग रहे होंगे। जस्ट वन, ठीक है। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। अच्छा चलो ये देख लो, सूरत अधिवेशन जो था ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, क्योंकि सूरत जो बसा हुआ है वो ताप्ती नदी के किनारे ही है। ठीक है, सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। यूपी-पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने किया था। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, वर्ष 1907 के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कॉज क्या था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश। ठीक है, और उसके बाद क्या है?
अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और मुस्लिम लीग की स्थापना ऐसी कोई वजह नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष का तो मामला ही नहीं आता। तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों मीन्स जो नरमपंथी थे, जो लिबरल थे, उनका जो पैटर्न था उस टाइम की गवर्नमेंट से बात करने का, उनसे डिमांड करने का, उसको लेके ये सहमत नहीं थे। कौन? गरम दल वाले। ठीक है, तो उसी संबंध में डिस्प्यूट होता है। अब इसके बाद ये यूपीएससी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, देखो। और ये मामला हुआ था कि जो 1907 में कि उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, रास बिहारी जो घोष हैं जो फाइनली बनते हैं, और जो तिलक हैं, उन दोनों में डिस्प्यूट होता है कि कौन बनेगा। ठीक है, तो फाइनली कौन बनता है? जो लिबरल हैं उनके सदस्य बनते हैं, रास बिहारी घोष। अब बात आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मुस्लिम लीग का गठन। ये कब होता है? 1906 में। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर आप और किसी सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं तो ज्योग्राफी का पैरेलल चल रहा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें सारे डायग्राम यूज़ किए गए हैं, मैप यूज़ किया गया है, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। जैसा भी हो आप मुझे अपना रिव्यू दे सकते हैं और अपना सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम जितना घटना चक्र है, लूसेंट है, और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, करंट अफेयर है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि डेली करंट अफेयर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर डेली अपडेट होता है। आप वहाँ पे न्यूज़पेपर भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नवाब सलीमुल्लाह खान। देखो यहाँ पे ना 2-3 नाम है जिनमें आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। जैसे नवाब सलीमुल्लाह खान भी हैं, आगा खान भी हैं ना, और 1-2 नाम हैं। तो उन जैसे मोहसिन उल मुल्क हैं, वकार उल मुल्क हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है ना। तो अभी देखो यहाँ पे, चलो इसको देखते हैं। 1906 में क्या होता है? आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। ठीक है, इसी विचारांक के अनुरूप कहाँ पे? ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन मीन्स ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रयास किया। किसने? सलीमुल्लाह खान ने, जो कि ढाका के नवाब थे। कब? 1906 में। कहाँ पर? ढाका में। ठीक है, वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। कौन? वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय स्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पे संस्थापक के रूप में चयन का जो प्रेफरेंस होगा वो इस सबसे पहले अगर सलीमुल्लाह खान है तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे। सेकंड पे आगा खां अगर नाम है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे। थर्ड पे किसको? मोहसिन उल मुल्क को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब तो इसमें कुछ खास बातें निकल के आई हैं, जैसे जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, जिससे आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी। जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 1906 में क्या होता है? ओ, इसमें तो ये काम ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं, चलो मैं फैक्ट्स क्यों नहीं कर रहा, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देखता हूँ। अच्छा, ये हाईलाइट तो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है बट बहुत ज़्यादा लाइट है ना। तो यहाँ पे 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब, ये होता कहाँ है सबसे पहले? अच्छा, इधर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग है कब? 1906 में। ठीक है, कहाँ होता है? ढाका में। वहाँ के नवाब कौन होते हैं? सलीमुल्लाह खां होते हैं।
ठीक है। और इसके जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ना, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आगा खां, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो लखनऊ में ना। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं और आपको प्रेफरेंस क्या याद रखनी है, ठीक है, सलीमुल्लाह खां, ठीक है, उसके बाद आगा खां, और उसके बाद कौन है, मोहसिन उल मुल्क हैं ना। तो आपको ये प्रेफरेंस याद रखनी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक दो बार आप करोगे तो हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन थे, लियाकत अली, एम जिन्ना, ठीक है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, शौकत अली, ये नहीं है, नवाब सलीमुल्लाह सी, ठीक है। कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पे, लाहौर में, कलकत्ता में, ढाका में, दिल्ली में नहीं, ढाका में हुई थी, कलकत्ता लाहौर में नहीं हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1906 में हुई थी। देखो आपके एक ही टॉपिक है ना, मतलब आपने 4 फैक्ट कंप्लीट किया और कितने सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पा रहे हो। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां, हसन खां, एम जिन्ना, हमीद खां, नहीं, आगा खां, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, आगा खां, ठीक है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, कराची में, ठीक है। 1907 में कराची में होता है और 1908 में अमृतसर में, ठीक है। इसको यहाँ पे एक सेकेंड देखो, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे होता है, 1906 में ढाका में, ठीक है, 1907 में कराची में और 1908 में अमृतसर। तो ये कैसे, ये डायग्राम बन सकता है जिससे याद हो सकता है, ढाका, कराची, उसके बाद अमृतसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यूपी लोअर सब डिवीज़न में। तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 से, 1919 से, 1924 से, 1925 से। इसका आंसर जो है वो डिस्प्यूटेड है क्योंकि 1907 और 8 के बाद से, ठीक है, उनके जो समिट हैं वो होने लगे थे, कॉन्फ्रेंस, बट यहाँ पे आंसर कुछ खास है दिया नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल इस बारे में मैं बता नहीं सकता ना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर, ये क्वेश्चन कट गया है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। लीग ने, जो मुस्लिम लीग है ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, ठीक है। और किंतु यह अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, वो चाहती थी कि ठीक है मुस्लिम का अकेले रिप्रेजेंटेशन कौन करे, वो मुस्लिम लीग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। हकीम अजमल खान जो थे राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, कौन, हकीम अजमल की बात हो रही है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी, ठीक है, चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, ये बात सही है। और ये अहरार आंदोलन कब शुरू होता है, 1910 में शुरू होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन किस समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, तो ये भी बात सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, ठीक है, तो ये बात गलत है, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मैं आपको शब्द बता दूँ, जैसे प्रबल है ना, प्रबल क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी होती है, तो ये प्रबल ना थोड़ा सा हार्श शब्द हो जाता है, मतलब लिबरल नहीं है, तो ऐसे सब जैसे ओनली यूज़ हो जाए, कहीं पे हार्श शब्द यूज़ हो जाए ना, तो वो ऑप्शन नॉर्मली गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना, शायद थोड़ी सी मदद कर पाएँ आपके एग्ज़ाम में।
तो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब जो ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह हैं, उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया। बंगाल विभाजन कब होता है, स्वदेशी आंदोलन कब होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप पहले का वीडियो जाके देखिए। इसके पहले 5 वीडियो पब्लिश हो चुकी हैं, लगभग 6 से 7 घंटे की वीडियो हैं, और वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे सो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सो 20 से आप मत देखिए प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, किसके, मुस्लिम लीग के। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा इंक्रीज करना, किसका, मुस्लिम लीग द्वारा, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके प्रति मुसलमानों में निष्ठा इंक्रीज करना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। ये किसका पर्पस था, मुस्लिम लीग का, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1906 में। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ठीक है, मुस्लिम के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सेफ एंड सिक्योर करना। नेक्स्ट क्या है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग बना दिया जाए। कहाँ पे, 1906 में मिंटो से कहाँ पे मिले थे, शिमला में। कौन, मुसलमान के शिष्टमंडल। उन्होंने क्या डिमांड करी थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग बना दिया जाए, और जो कि 1909 का जो माले मिंटो एक्ट्स आता है उसमें बात मान भी ली जाती है और पास भी कर दिया जाता है, ठीक है। जो कि मुझे लगता है कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे जो जिस चीज़ का बैड इम्पैक्ट रहा वहाँ से, और जहाँ से कम्युनलिज्म ज़्यादा प्रभावित हो गया, वो ये स्टेप था गवर्नमेंट्स का, ठीक है। देख लेते हैं 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, ये जो शिष्टमंडल मिला था किससे मिला था, लॉर्ड मिंटो से मिला था। कहाँ पे, शिमला में। वो किसके नेतृत्व में गया था, आगा खां के नेतृत्व में गया था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनैतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, ठीक है। किसके द्वारा, तो वो हुई थी लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में लंदन में। और किसकी, मुस्लिम लीग की एक शाखा, कब, 1908 में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने भी स्थापित की थी। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इसको लिखा था W हंटर ने। हंटर ने ये कहा कि मुसलमान यदि इंडिया में खुश हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम मतलब क्या होगा, मैक्सिमम बचाव होगा, ठीक है। और जो W हंटर है उनकी बुक कौन सी है, द इंडियन मुसलमान, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई थी कि मुसलमान यदि खुश और सेटिस्फाई हैं इंडिया में तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगी। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट माले मिंटो सुधार, जिससे हम अगले वीडियो में करेंगे, बट थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स इसका देख लेते हैं, ठीक है। 1909 में इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है कि जो मुस्लिम हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और यहीं से शुरुआत हो जाती है कि एक अलग 2 धाराएं चलने लगती हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, और वो लीड करने लगती हैं। इसके बाद माले मिंटो सुधार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कवर करेंगे, और इसी के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट इस बात की है कि जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप प्लीज़ अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए
तो आप चैनल पे कमेंट कर दिया कीजिए, आप रिव्यू दे दिया कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट से ज़्यादा आपके रिव्यू का इंतज़ार होता है कि एक्चुअल में मुझे किस चीज़ में, किस फील्ड में इम्प्रूव करना है और मुझे क्या इसमें ऐड ऑन करना है जिससे आपकी हेल्प हो सके। इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 या 10 सेकंड है तो आप रिव्यू प्लीज़ कीजिए, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल होने के साथ में वो आपके लिए भी होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जियोग्राफी की सीरीज़ भी देखते रहिए, हिस्ट्री की भी सीरीज़ देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दीजिए। ठीक है, तब तक ओके, बाय।